आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। आज की वीडियो में हम यूनिट सेकंड का थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है जन पोषण तथा स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। ये एनसीईआरटी की बुक में बहुत ही अच्छे से डिटेल में दिया गया है और एनसीईआरटी से ही एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं, यही से पूछे जाते हैं। तो हम एनसीईआरटी की बुक से पढ़ेंगे जन स्वास्थ्य पोषण क्या है। ठीक है, जन स्वास्थ्य पोषण अध्ययन का वह क्षेत्र है जो अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने से संबंधित है। इस उद्देश्य के लिए पोषण संबंधी रोगों समस्याओं का समाधान करने वाली सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों के जरिए लोगों के इन पोषण संबंधी रोगों समस्याओं का समाधान करता है। क्या है जन स्वास्थ्य, क्या कहलाता है? जब समूहों में रोग होता है, ठीक है, वो कुपोषण हो या विभिन्न प्रकार के जो रोग उत्पन्न होते हैं, वो सरकार क्या करती है, अपने कार्यक्रमों के द्वारा उसको रोकथाम के लिए, रोगों के रोकथाम के लिए कार्यक्रम चलाती है, जिससे समुदाय रोग मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, रोग मुक्त हो जाते हैं। और जानते हैं और क्या लिखा है? हाँ, जन स्वास्थ्य आहार विशेषज्ञ व्यावसायिक जनसंख्या अर्थात बड़ी संख्या में लोगों के लिए सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता को प्रभावित करने वाली समस्याओं के समाधान के लिए बड़े पैमाने पर सुनियोजित और बहुविषयक पद्धतियों का उपयोग करते हैं। अब बहुत जनसमूह क्या होता है, ये तो छोटे में तो नहीं होता, जनसमूह बहुत बड़े आकार में, बहुत जनसंख्या होते हैं, तो इनको अगर इतनी बड़ी जनसंख्या में रोग उत्पन्न हो जाता है, उसको दूर करने के लिए बहुत ही कार्यक्रम बनाते हैं, जो तो बहुत अच्छे से बनाना पड़ता है कि कैसे इसको इतने बड़ी संख्या में रोगों को दूर किया जाए। ठीक है, अतः यह क्षेत्र बहुविषयक प्रकृति का है और जीवन विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान विषयों की बुनियाद पर टिका हुआ है। यह पोषण के अन्य क्षेत्रों जैसे नैदानिक पोषण और आहारिकी से विभिन्नता रखता है, क्योंकि इसके लिए समुदाय, जनता, विशेष रूप से अति संवेदनशील समूहों की समस्याओं के समाधानों के लिए व्यवसाय की आवश्यकता होती है। जन पोषण ज्ञान का एक विशिष्ट भाग है जो पोषणात्मक, जैविक, व्यवहार संबंधी, सामाजिक और प्रबंधन विज्ञानों से विकसित हुआ है। जैसे अभी हमारे देश में या पूरे विश्व में क्या हुआ है, कोरोना वायरस फैला हुआ है। ये भी एक रोग है, वायरस के द्वारा ही फैलता है। अब इसको दूर करने के लिए विभिन्न विशेषज्ञ जो हैं उनका वैक्सीन बना रहे हैं, उसकी दवाएं बना रहे हैं कि कैसे हम इतने सारे लोगों को इससे रोग मुक्त करें। तो ऐसी सरकार भी क्या करती है, जो रोग होते हैं या जिनको पोषण नहीं मिल रहा, जो कुपोषित है या किसी में विटामिन ए की कमी है या आयरन की कमी है, उनको दूर करने के लिए सरकार कार्यक्रम चलाती है। जैसे स्कूलों में मिड डे मील चलाती है, जैसे पूरा आहार पोषक मिले, इसलिए जन सेवा ये इसी में आता है, जन स्वास्थ्य पोषण। क्या समझ पाया? और क्या लिखा आपने? इसका वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है, समाज के संगठित प्रयासों कार्रवाई द्वारा स्वास्थ्य को उन्नत करना और परिस्थितियों रोगों की रोकथाम करते हुए जीवन अवधि को दीर्घ बनाने की कला और विज्ञान जन पोषण है। रोगों की रोकथाम करना, जीवन अगर रोगी नहीं होंगे, अगर वो जो व्यक्ति हैं वो कुपोषित ही नहीं होंगे, तो उनका जीवन अवधि बढ़ेगा ही
बस इसी बढ़ाने को ही कला और विज्ञान कहते हैं। विज्ञान के द्वारा ही तो हम वैक्सीन तैयार करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं समुदाय। समुदाय क्या होता है? लोगों का ऐसा विशिष्ट विशिष्ट समूह होता है जिसमें कुछ सामान्य विशेषताएं पाई जाती हैं, जैसे एक जैसी भाषा, एक ही सरकार, एक राष्ट्र, एक राज्य, एक शहर अथवा एक जैसी स्वास्थ्य समस्याएं। अब जैसे एक राज्य, एक शहर लेते हैं। ठीक है, कोई एक शहर है तो वहाँ पे क्या होगा? जो वहाँ का समूह है, जहाँ लोग रहते हैं एक शहर में, किसी शहर में एक लोग रहते हैं, तो वहाँ की भाषा कैसी होगी? सेम होगी। अलग अलग आप देख सकते हैं राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। ठीक है, यूपी में अलग, हरियाणा में अलग बोली जाती है। ठीक है, और अलग अलग जगहों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। अलग अलग सिटी में, स्टेट स्टेट तो अलग बात है, आप देख सकते हैं किसी सिटी में, किसी शहर में भी अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। आप लखनऊ में देख सकते हैं कैसी भाषाएं बोली जाती है। आप कानपुर का देख सकते हैं, आगरा का देख सकते हैं। ठीक है, अहमदाबाद का देख सकते हैं। अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, तो वहाँ के रहने वाले समूह को ही समुदाय कहते हैं। अब बात करते हैं जल पोषण के क्षेत्र के किसी भी पेशेवर का काम अच्छे पोषण को बढ़ावा देना और अथवा पोषण संबंधी समस्याओं को रोकना है। अगर कोई पेशेवर, उसका काम क्या होगा? जो वो बढ़ावा देगा अच्छे पोषण को और पोषण संबंधी जो समस्या है उसको रोकेगा ही। ठीक है, इसके लिए महत्वपूर्ण समस्या और उसकी व्यापकता की पहचान करना या समझना कि कैसे और क्यों ये समस्याएं पैदा होती है, उसकी जड़ तक पहुंचना कि ये समस्याएं जो हैं वो कैसे पैदा हुई हैं, और उसके उपरांत कार्यनीति की योजना बनाना तथा उन्हें लागू करने के लिए कार्रवाई करना और फिर उनके प्रभाव का मूल्यांकन करना। जैसे किसी के शरीर में, ठीक है, प्रोटीन की कमी है, देखा जा रहा है कि हाँ बहुत सारे प्रोटीन की कमी है बच्चों में, तो क्या हो, प्रोटीन की कमी कैसे हो, इस समस्या का पता लगाना कि हाँ इतने सारे बच्चों में प्रोटीन की कमी क्यों है, और प्रोटीन की जब पता चल जाए कमी किस लिए है और कितनी प्रोटीन की कमी है, तो एक कार्यनीति बनाना कि हम कैसे इसको पूर्ण कर सकते हैं, प्रोटीन की पूर्ति कर सकते हैं। तो एक कार्यनीति बनाकर वो वितरित करना प्रोटीन, ठीक है, खिलाना या आहार के द्वारा या किसी भी जरिए हम बच्चों तक पहुंचा रहे हैं। फिर उसको मूल्यांकन करना, कुछ दिनों के बाद, कुछ टाइम के बाद उसका मूल्यांकन किया जाता है कि बच्चों में अभी भी प्रोटीन की कमी है या उसकी पूर्ति हो पा रही है। यही सारे कार्य सरकार करती है। जो प्रोफेशनल होते हैं वो क्या करते हैं, यही सारे कार्य करते हैं। किसी भी समाज में पोषण की समस्याएं केवल भोजन से ही संबंधित नहीं होती, अपितु विभिन्न स्तरों पर कई प्रकार की परस्पर क्रिया करने वाले परस्पर संबंध कारक होते जिनकी जड़ें गरीबी में निहित है। और इसका एक चित्र है, उसमें आगे हम देखेंगे। ठीक है, उसमें संक्षेप में दिखाया गया है, उसको भी हम देखेंगे। स्थिति बदतर हो जाती है क्योंकि अधिकांश परिवारों को मूलभूत सुख सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती है। ग्रामीण परिवारों में शौचालय की सुविधा कम होती है। जो ग्रामीण लोग होते हैं वहाँ पे क्या होता है, शौचालय नहीं होती है। ठीक है, वहाँ पे ये शौचालय नहीं होती है तो वो बाहर जाते हैं। इससे भी हमें क्या हो, बहुत तरह की बीमारियाँ, रोग उत्पन्न होते हैं। अपर्याप्त सफाई के कारण कार्य दिवसों की हानि होती है और साथ ही आर्थिक दृष्टि से हानि होती है। इसके अतिरिक्त जनसंख्या के बड़े भाग को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं हो पाता। प्रतिवर्ष प्रतिदिन जल जनित रोगों के कारण कार्य दिवसों की हानि होती है। एक तो शौचालय नहीं होता, वो बाहर जाते हैं, और दूसरी जो समस्या है
ठीक है। ये तो शौचालय की समय दूसरी सुरक्षित पेयजल नहीं मिलता, तो उनके कारण जल से बहुत सारे रोग हो जाते हैं, उत्पन्न होते हैं, और बहुत सारे लोग उससे प्रभावित हो जाते हैं। ठीक है। पोषण समस्याओं से संबंधित कारक आर्थिक कारकों, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता से लेकर कृषि नीति, उत्पादन, विभिन्न खाद्य पदार्थों के मूल्य, स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं, सेवाएं, उनकी उपलब्धता और उन तक पहुंच, सरकार नीतियां, राजनीतिक इच्छा शक्ति और सामाजिक सांस्कृतिक कारकों का विस्तारित है। ठीक है। भारत में पोषण संबंधी समस्याएं कौन कौन सी समस्याएं हैं? हमारे लिए अपने देश की पोषण समस्याओं के बारे में जानना महत्वपूर्ण है। तो भारत में कौन कौन से पोषण संबंधी समस्याएं हैं? पहला, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, जिसे PIM भी कहते हैं। ठीक है। यह हर समाज में पाया जाता है, यहाँ तक कि विकसित और औद्योगिक देशों में भी, यद्यपि इनमें विकासशील देशों की अपेक्षा संख्या कम हो सकती है या ज़रूरतों की अपेक्षा अपर्याप्त भोजन लेने से होता है, अर्थात वृहद पोषकों अर्थात ऊर्जा और प्रोटीन का अपर्याप्त अंतर्ग्रहण। बच्चों को प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण से ग्रसित होने का खतरा अधिक होता है, यद्यपि बड़ी उम्र के लोगों और जो क्षय रोग, एड्स जैसे रोगों से ग्रसित हैं, उनको भी इस कुपोषण का खतरा रहता है। इसका निर्धारण मानोमीट्रिक मापों, भार और ऊंचाई से द्वारा किया जाता है। ठीक है। ये IEM जो PIM प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ठीक है, इसमें क्या होता है, बच्चों में जो जहाँ पे प्रोटीन ऊर्जा नहीं मिलता तो वो बच्चे कुपोषित हो जाते हैं। उनको अगर सही मतलब संतुलित जो हमारा बैलेंस डाइट है, संतुलित आहार वो नहीं करते, तो क्या होता है, उन्हें ऊर्जा वो कुपोषित हो जाते हैं, वो कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। और बड़े उम्र के लोग जिन्हें क्षय रोग हो, एड्स होते हैं, उनको भी कुपोषण का शिकार, अगर वो प्रोटीन ऊर्जा नहीं लेते तो वो भी कुपोषित हो जाते हैं। ये वही डायग्राम है जो हमने अभी देखा था। ठीक है। अल्प पोषण से संबंधित कारक कौन कौन से हैं, देखते हैं। क्या क्या परिणाम होते हैं इसके? कुपोषण, अक्षमता और मृत्यु। ठीक है। मूलभूत कारण क्या है इसके? वास्तविक संसाधनों की मात्रा और गुणवत्ता, उदाहरण के लिए जनशक्ति, वित्तीय और संगठनात्मक सेवाओं का अस्तित्व और उनको संचालित तथा नियंत्रित करने का तरीका। इसके कारण है राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था। इसमें महिलाओं की स्थिति, समस्याओं का समाधान करने हेतु कार्यक्रमों के लिए निधि का आवंटन, पर्यावरणीय निम्नीकरण और जैव विविधता। और जो तीसरा कारण है वो है संभावित संसाधन, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी और लोग। ये इसके 3 कारण हैं। ठीक है, किसके? अल्प पोषण से संबंधित।
ठीक है। बहुत से खान पान हमारे अलग अलग समूहों में अलग अलग खान पान होते हैं, अलग अलग, तो उनमें जो वो डाइट लेते हैं तो क्या करते हैं उसमें पूरा वो उन्हें पोषक, जो पोषक तत्व हैं वो नहीं मिल पाता है, या किसी वो पर्यावरण कारक के द्वारा या सामाजिक व्यवस्था के कारण नहीं मिल पाता, तो उस कारण क्या होता है, अल्पपोषण होने लगता है। घरेलू पारिवारिक स्तर पर अंतर्निहित कारण। अब घरेलू और पारिवारिक स्तर पे कौन कौन से कारण हम देख सकते हैं। भोजन की अपर्याप्त उपलब्धता। अगर व्यक्ति निर्धन है, उसका पैसे नहीं है, तो वो पूर्ण पोषक तत्व ले सकता, नहीं ले सकता। तो इस कारण भी हमें ये स्वास्थ्य संबंधी देख सकते हैं हम रोग। अपर्याप्त मात्र एवं शिशु देखभाल के तरीके। जब जब गर्भवती होती है महिला, तो उसको क्या होता है, पूर्ण पूर्ण जो पोषक आहार होता है वो नहीं मिल पाता है, तो उसका बच्चा कैसा होगा, वो भी स्वस्थ नहीं होगा। अगर बच्चा है वो स्वस्थ नहीं है, उसकी देखभाल भी अच्छे से नहीं हो रही है, तो क्या होगा, वो भी कुपोषित हो जाएगा। जो थर्ड इसका कारण है वो है अपर्याप्त जल, सफाई और स्वच्छता। जब हमें जल पर्याप्त मात्रा में ना मिले, अगर मिले तो वो साफ़ ना हो, वो स्वच्छ ना हो, तो हमें कितनी प्रकार की इससे बीमारियां होती है। बहुत सारे जल से, दूषित जल से हमें बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। तो ये भी एक कारण है कुपोषण का, जन स्वास्थ्य को खराब करने का। जिसका चौथा कारण है वो है अपर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं और स्वास्थ्य सेवाओं तक कम पहुंच। जब हम किसी ग्रामीण एरिया में रह रहे हैं, ग्रामीण, तो वहाँ तक क्या होता है, वहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं बहुत ही कम मात्रा में मिलती हैं। अगर बहुत दूर है, ऐसी जगह है वहाँ स्वास्थ्य सेवा नहीं पहुँच पा रही है, तो क्या होगा, ना उनको नॉलेज होगी कि किस रोग से क्या होता है, हमें कैसे खाना पीना चाहिए, क्या खाना चाहिए, अगर कोई बीमारी होती है तो उसकी रोकथाम कैसे करनी है। उसके कारण भी ये सारे बीमारियां होती हैं। और जो पांचवा है वो है अपर्याप्त और अथवा उचित जानकारी तथा महिलाओं, वृद्धजनों और बालिकाओं के प्रति भेदभाव। अब किसी को जानकारी नहीं है, अगर कोई बीमारी है कि हमें विटामिन ए या फिर आयरन लेना है, ठीक है, हमें भोजन में लेना बहुत ही आवश्यक होता है गर्भवती महिलाओं के लिए आयरन, ठीक है। विटामिन ए लेना हमारे नेत्रों, आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर हमें इसकी नॉलेज ही नहीं है, जो गांव के लोग रहते हैं या कहीं के भी लोग रहते हैं, उसको नॉलेज ही नहीं होगा, तो अपने भोजन में कैसे लेगा। और फिर क्या होता है, कभी कभी क्या करते हैं, महिलाओं और बालिकाओं के प्रति सब भेदभाव भी करते हैं कि हाँ, महिलाओं को नहीं, ना ही उनको अच्छा खाना दिया जाता है और ना ही उनको ज़्यादा इलाज, डॉक्टर के पास इलाज के लिए भेजा जाता है। बहुत ही हमारे समाज में भेदभाव भी होता है कि प्रेग्नेंट है, अगर वो महिला गर्भवती है तो उसको भी अच्छा खाना नहीं, वो घर के सारे काम भी करती है, उसको अच्छा खाना भी नहीं दिया जाता, और कौन कौन से पोषक तत्व हैं इसके लिए सलाह मशवरा भी नहीं लेने दिया जाता है। तो ये भी एक कारण है। और जो सिक्स है वो है अपर्याप्त शिक्षा। ये अपर्याप्त शिक्षा क्या होगा कि जब वो शिक्षित ही नहीं है, तो वो ना कुछ वो पढ़ के जान सकता है, ना देख, वो सिर्फ ना ही उसको इतना नॉलेज होगा, ना ही वो क्या करता है, ना ही उसको होता है कि हाँ, अगर कोई रोग है तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उसका इलाज कराना चाहिए। और वो अनपढ़ लोग क्या होता है, वो शिक्षित नहीं होता, तो वो इन सबों को नहीं मानता, वो ये सब कुछ नहीं करता है। तो ये सारे कारण हैं। अब बात करते हैं व्यक्तिगत स्तर पर तत्कालिक कारण कौन कौन से होते हैं। कुपोषण, अक्षमता और मृत्यु। और जो सेकंड है रोग। रोग, कुपोषण होता है, अक्षमता और मृत्यु होती है, ठीक है। और जो उसका परिणाम क्या होता है इन सबका, कुपोषण, अक्षमता और मृत्यु, इंसान कुपोषित हो जाता है, ठीक है।
और वो कोई कार्य करने योग्य नहीं होता, उसका मतलब शारीरिक शक्ति बहुत क्षीण हो जाती है, कम हो जाती है, फिर उसके बाद क्या होता है, वो उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। अब यहाँ कुछ दिया गया है, उसको देखते हैं क्या है। एक व्यक्ति अल्पभारी तब कहलाता है। अल्पभारी क्या होता है, जब उसके शरीर का भार उसकी आयु के अनुरूप उचित भार से कम होता है। अगर किसी व्यक्ति, उसका शरीर का भार उसकी आयु के अनुरूप, जैसे कोई व्यक्ति 18 साल का है, ठीक है, उस इस एज में उसका एक फिक्स वेट होता है, ठीक है, आइडल वेट होता है। अगर वो नहीं हुआ, ठीक है, अगर समझे किसी 18 वर्ष का व्यक्ति है या फिर 12 वर्ष का बच्चा है, उसका मतलब एक वेट होगा कि हाँ इतना वेट का होना चाहिए आइडल वेट, ठीक है। अगर वो नहीं हुआ, अगर जैसे आइडल वेट इसका 50 है, ठीक, 18 वर्ष का व्यक्ति, उसका आइडल वेट हुआ 50, ठीक। अगर 50 ना होके अगर उसका 47 हुआ या 45 हुआ उसका वेट, तो क्या होगा, तो वो होगा अल्प भारी, क्योंकि वो अपने अपने एज के जो वेट है उससे कम है, तो वो क्या कहलाता है, अल्प भारी कहलाता है। ठीक है। अब क्या दिया है, पौनापन छोटा कद तब होता है। अब ये पौनापन क्या होता है, जब शरीर की ऊंचाई आयु के अनुरूप उपयुक्त ऊंचाई से कम होती है, जब भार ऊंचाई की तुलना में पर्याप्त नहीं होता, तो इसे क्षयकारी कहा जाता है। ठीक है। बौनापन क्या होता है, बौनापन कब होता है, जब शरीर की ऊंचाई मतलब शरीर का जो हमारा लंबाई है, ठीक है, वो आयु के अनुकूल नहीं होता। जैसे कोई 10 साल का बच्चा है, ठीक है, उसकी एक 10 साल की एज में हमको पता है कि उसका लंबाई कितनी हो जाती है, कितने 10 साल में कितना बढ़ जाता है, एक आइडल माना गया है। ठीक है, हाइट, उसका हाइट एक आइडल माना गया है। अगर वो उस हाइट में नहीं हो, 10 साल का बच्चा, उसकी ऊंचाई कितनी होती है, ठीक है, या कोई 20 साल का व्यक्ति की एक आइडल वेट होती है कि हाँ चलो 5 फुट, ठीक है, या फिर कोई भी आइडल वेट हुआ, आइडल हाइट हुआ, उसके अनुकूल नहीं हुआ। जैसे 20 साल का इंसान है, व्यक्ति है, उसका वेट है 3 फुट, ठीक है, तो क्या हुआ, वो छोटा हुआ, वो बौना हुआ, या 3 से कम है तो वो बौना कहलाता है। उसकी एज एज के अनुकूल उसकी हाइट नहीं होती, तो वो बौना कहलाता है। अब बात करते हैं, भोजन और ऊर्जा की कमी से होने वाला गंभीर अल्पपोषण मैरस्मस कहलाता है। ये कब होता है ये रोग, जब भोजन में ऊर्जा की कमी होती है तब होता है। और प्रोटीन की कमी से जो उत्पन्न रोग होता है उसको क्वेस्कर रोग कहते हैं। ठीक है, मैरस्मस ऊर्जा की कमी से और प्रोटीन की कमी से क्वेस्कर रोग होता है। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अब बात करते हैं सूक्ष्म पोषकों की कमी। हमारे शरीर में कौन कौन से सूक्ष्म पोषक जिसकी कमी होती है, यदि आहार में ऊर्जा और प्रोटीन की मात्रा कम होती है, तो इससे अन्य पोषकों, विशेषकर सूक्ष्म पोषक कौन कौन से होते हैं, खनिजों, विटामिनों की मात्रा कम हो जाती है। सूक्ष्म पोषकहीनता के लिए छिपी भूख जैसा शब्द प्रयोग में लाया जाता है। जन स्वास्थ्य से संबंधित मुख्य हीनताएं लौह तत्व, विटामिन ए, आयोडीन, जिंक की होती है। कौन कौन सी ये होती है कमी, तो इसमें आते हैं लौह तत्व की कमी होती है, विटामिन ए की कमी होती है, आयोडीन, जिंक की होती है। इसके लिए बहुत सारे कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं सबकी पूर्ति के लिए। ये सूक्ष्म पोषक तत्व है, यह शरीर के लिए हमारे बहुत ही आवश्यक होते हैं, इसलिए इनके कार्यक्रम का भी योजना बनाया जाता है। इनके
अतिरिक्त विटामिन B12, फॉलिक अम्ल, कैल्शियम, विटामिन डी और राइबोफ्लेविन भी चिंता बढ़ रही है इन सब की, क्योंकि इन सब के लिए हमारे शरीर में आवश्यकता होती है। अगर इनकी कमी होगी तो विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होंगे। तो वही रोगों को उत्पन्न करने के लिए इनके लिए हम जो सरकार है वो कार्यक्रम चला रही है। ठीक है। अब ये पिक्चर्स में आप देख सकते हैं, यहाँ पे दो पिक्चर्स हैं। ठीक है, दो फोटो हैं। पहले में है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण। ठीक है, जो प्रोटीन और ऊर्जा से कुपोषित बच्चे हैं, वहाँ पे देख सकते हैं ये 12 माह से 4 माह तक के हैं। ठीक है, जिनका वेट 3.8 kg तथा 2.5 kg भार है। और ये दूसरा पिक्चर है, ये है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी से। ठीक है, उसके में क्या होता है, इनके जो पेड़ वो हैं, लेग्स हैं, वो क्या होता है, वो टेढ़े मेढ़े होने लगते हैं। अब दूसरी जो कमी है हम देखते हैं हमारे समुदाय में, वो है लौह तत्व आयरन की कमी से आरकता। ठीक है, IDA कई बार पूछा जाता है, IDA। यह विश्व का सबसे अधिक सामान्य पोषण विकार है और यह विकसित तथा विकासशील दोनों देशों में व्याप्त है। मतलब जो विकसित देश हो चुके हैं उनमें भी ये देखा जाता है लौह तत्व की कमी। ठीक है, और जो विकासशील देश है उसमें देखी जाती है। हाँ, इसके प्रति संवेदनशील वर्ग है गर्भाधारण करने वाली कम आयु की महिलाएं, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके लिए, और जो कम आयु में भी गर्भवती हो जाती है उनमें ये तो बहुत ही ज़्यादा ही देखी जाती है आयरन लौह तत्व की कमी। ठीक है, किशोर बालिकाएं, गर्भवती महिलाएं और विद्यालय आयु वाले बच्चे, इनमें सब में लौह तत्व की कमी देखी जाती है। गर्भवती महिलाओं में तो बहुत ही आवश्यकता होती है, महिला और बच्चे दोनों के लिए आयरन बहुत ही आवश्यक होता है। और जो किशोर लड़की होती हैं, जो बालिकाएं होती हैं, उनके लिए भी आयरन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए सरकार ने क्या किया था, एक कार्यक्रम चलाया था आयरन वितरण का, आयरन की गोलियों का। जैसे स्कूल्स में आपने देखा होगा कि स्कूल में आप लोगों ने देखा होगा स्कूल्स में आयरन की गोलियां बांटी जाती थी लड़कियों के लिए। ठीक है, सरकार के कार्यक्रम के द्वारा ये किया गया था। और लौह तत्व की कमी से आरकता तब होती है जब शरीर में हीमोग्लोबिन का बनना काफ़ी कम हो जाता है। लौह तत्व क्या करता है, शरीर में हीमोग्लोबिन का बनना उसको बनाता है, जिससे हीमोग्लोबिन मतलब रक्त को बनाता है, जिसमें हीमोग्लोबिन काफ़ी मात्रा में हो जाती है। अगर आयरन की कमी होगी तो हीमोग्लोबिन बहुत ही कम मात्रा में बनेगा और शरीर में रक्त की कमी होगी और क्या होगा, एनीमिया हो जाएगा। ठीक है, तो ये एनीमिया है। ठीक, एनीमिया हो जाएगा। इसलिए अगर एनीमिया होगा किसी गर्भवती महिलाओं को, तो वो क्या होती है, क्या होगा, उसके बच्चे को, उसको बहुत खतरा होगा, उसकी मृत्यु तक भी हो सकती है। और इसके परिणाम स्वरूप रक्त में हीमोग्लोबिन का स्तर कम हो जाता है। लक्षण हीमोग्लोबिन के कम होने की दर पर निर्भर करते हैं, जो कि शरीर में ऑक्सीजन के पहुंचाने के लिए हीमोग्लोबिन की आवश्यकता होती है। अतः किसी भी शारीरिक परिश्रम से सांस फूलने लगती है। मतलब कुछ भी थोड़ा देर काम करते हैं तो क्या होता है, सांस फूलने लगता है और व्यक्ति थकावट की शिकायत करता है तथा निढाल महसूस करता है। लौह तत्व की कमी के कारण दिखाई देने वाले संकेतों में सम्मिलित है। मतलब कौन कौन से और लक्षण हम देख सकते हैं जब हमारे शरीर में लौह तत्व की कमी होती है। सामान्य पीलापन, नेत्र श्लेष्मा, जीभ
नख परतों और कोमल तालू में पीलापन। हमारे शरीर में सामान्य जो पीलापन होता है और जो तालु उसमें पीलापन देखने को मिलता है। बच्चों में संज्ञानात्मक क्रियाएं जैसे इकरा रह पाने की अवधि, स्मरण शक्ति, ध्यान केंद्रित करना बुरी तरह प्रभावित होती है। मतलब वो कुछ याद नहीं रख पाता, वो किसी चीज़ में ध्यान नहीं लगा पाता, ठीक है। वो तो ये सारे जो लक्षण हैं वो दिखाई देते हैं बच्चों में, ये सारे, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट है विटामिन ए की कमी, ठीक है। विटामिन विटामिन ए की डेफिशिएंसी, ठीक है। आप जानते हैं कि विटामिन ए स्वास्थ्य उपकला एपिथेलियम सामान्य दृष्टि वृद्धि और रोग प्रतिरोधकता के लिए आवश्यक है। विटामिन ए क्या करता है, हमारी सामान्य दृष्टि के लिए बहुत अच्छा होता है और हमारी रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होता है उसको भी बढ़ाता है, ठीक है। इसके लिए बहुत ही आवश्यक है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाती है और यदि सही उपाय नहीं किए जाते तो यह पूर्ण अंधता में परिवर्तित हो जाती है। अगर हमारे शरीर में लगातार ए की कमी रही तो रतौंधी होती है और उसका इलाज ना कराओ तो वो अंधा भी हो सकता है उसको, ठीक है। साथ ही संक्रमण के प्रति प्रतिरोधक कम हो जाता है, शरीर की वृद्धि बुरी तरह प्रभावित होती है। विटामिन ए की कमी और संक्रमण के बीच दुष्क्रम होता है। विटामिन ए की कमी छोटे बच्चों के अंधेपन का मुख्य कारण होती है। जब हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी होती है तो जो हमारे शरीर में अगर कोई संक्रमण प्रवेश करता है, कोई वायरस हो, हाँ, तो क्या करता है, विटामिन ए की कमी है तो वो उसे रोक नहीं पाता। जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो तो कम हो जाती है। अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर से कम हो जाएगी तो हम किसी भी रोग से लड़ने के काबिल नहीं रहेंगे और रोग हमें पूरी तरह प्रभावित कर देता है, ठीक है। और क्या है, बच्चों में क्या होता है, अंधेपन। अगर कोई गर्भवती महिला विटामिन ए नहीं ले रही है तो क्या होगा, उसका जो बच्चा होगा वो स्वस्थ नहीं होगा, वो अंधा भी हो सकता है। जब वो उस पैदा होगा तो वो अंधा भी हो सकता है, उसकी आँख नेत्र जो होती है वो सही से काम नहीं करेंगी। अब जो तीसरी है वो है आयोडीनहीनता विकार, IDD। सामान्य मानसिक और शारीरिक वृद्धि एवं विकास के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। आयोडीनहीनता विकार एक पारिस्थितिक परिघटक है जो अधिकतर मृदा मतलब मिट्टी में आयोडीन की कमी से होती है। भारत के राज्य जहां आयोडीनहीनता विकार पाए जाते हैं उनमें हिमालय क्षेत्र में जम्मू और कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश हैं। कौन कौन से हैं, भारत के कौन से सारे राज्य आपने देख लिया, ठीक है। ये सारे हिमाचल, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक सब में देखे जाते हैं। आयोडीनहीनता विकार ऐसी अशक्त अवस्थाओं को दर्शाते हैं जो आयोडीन को आहार द्वारा अपर्याप्त मात्रा में ग्रहण करने के कारण भ्रूण से लेकर प्रौढ़ावस्था तक मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। ये अगर हमारे शरीर में आयोडीन की कमी है तो वो क्या होता है, वो जब अपने माता के गर्भ में होता है वहाँ से लेकर प्रौढ़ावस्था तक ये प्रभावित होता है, ठीक है। प्रौढ़ावस्था में भी आयोडीन की कमी होगा तो वो प्रभावित होगा, ठीक है। आयोडीन की कमी के कारण थायराइड हार्मोन अपर्याप्त मात्रा में बनता है, ठीक है, जिसका संश्लेषण थायराइड ग्रंथि द्वारा होता है। आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है और यह बढ़ा हुआ थायराइड गलगट, ठीक है, कहलाता है। अब देखें क्या है, जब हम अपने आयोडीन की कमी होती है
तो जो थायराइड हार्मोन होता है वो अपर्याप्त मात्रा में बनता है, कम बनने लगता है। हाँ, तो वो कम बनने लगता है। ठीक, अगर अपर्याप्त में बनता है तो कम बनने लगता है, जिसको संश्लेषण थायराइड ग्रंथि करती है। कौन करती है? थायराइड ग्रंथि द्वारा होता है। उसके बाद आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है। जब आयोडीन की कमी होती है तो जो एक थायराइड ग्रंथि होती है वो बढ़ जाती है। यह बढ़ा हुआ थायराइड क्या कहलाता है? थायराइड गलगट कहलाता है, ग्वाइटर। ठीक है, गलगट कहलाता है। तो कौन सी बीमारी हो सकती है? यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो गलगट होती है। हीनता की बहुत सामान्य अभिव्यक्ति है। गर्भावस्था में आयोडीन की कमी से बहुत विपरीत प्रभाव पड़ते हैं, जो विशेष रूप से भ्रूण के मानसिक मंदन और जन्मजात विकृतियों के रूप में सामने आते हैं। दुर्भाग्य से ये प्रभाव अनुत्क्रमणीय है। आयोडीनहीनता विकार विश्व की 13% जनसंख्या को प्रभावित करते हैं और लगभग 30% को इसका खतरा रहता है। अब बात करते हैं, जब ये गर्भवती महिला होती है, ठीक है, गर्भावस्था में जब महिला आयोडीन की उसकी कमी होती है तो क्या होता है? तो उसके जो भ्रूण, जो बच्चा होता है, वो क्या होता है, वो उसकी मानसिक स्थिति भी बहुत ही कम हो सकती है। उसकी मानसिकता का विकास, जो उसकी मानसिक विकास है वो नहीं होगी। अगर वो नहीं होगी तो उसकी वो पागल भी हो सकता है, या उसका मानसिक स्थिति खराब ही रह सकती है आयोडीन की कमी के कारण। विश्व में कितना प्रतिशत होता है? 13% जनसंख्या को प्रभावित करती है। ठीक है, और 30% इसका खतरा लगभग रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं विटामिन ए कमी और संक्रमण का दुष्चक्र। जब हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी होती है, जब हमारे विटामिन ए की कमी, तो क्या होता है? संक्रमण के लिए अधिक संवेदनशीलता। तो फिर क्या होता है? हमारे शरीर में किसी भी प्रकार अगर रोग हो तो वो संक्रमण से जल्दी प्रभावित होगा। उसका वो शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी, तो रोग उससे जल्दी ही प्रभावित हो सकता है। विटामिन ए की कमी की अधिक क्षति होगी। ठीक, फिर जो विटामिन ए की कमी होगी तो हमें बहुत ही क्षति होगी। ए फिर हमें अपने आहार में लेना ही पड़ेगा। अगर हमें स्वस्थ रहना, रोगों से बचा कर रखना है अपने शरीर को, तो विटामिन ए हमें अपने डाइट में लेते रहना चाहिए। वीडियो काफ़ी बड़ा बन गया है, तो आज के लिए इतना ही। कल के वीडियो में हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है, और कल की वीडियो में इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।